कुछ न बोलने की। यह बोलकर ध्रुव आहान का मजाक उड़ाने लगा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी और हमेशा की तरह सबने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और अरमान ने आस्था को कॉलेज छोड़ दिया था। उधर से रौनक भी उसे कॉलेज के दरवाजे पर ही मिल गई थी। दोनों एक साथ कॉलेज में गई थी और अभी उन्हें क्लास अटेंड हुए कुछ 20 से 25 मिनट हुए थे, तभी एक पियून ने वहां आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब उन दोनों को बुला रहे हैं। अब आस्था और रौनक दोनों ही हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही वहां गई तो प्रिंसिपल साहब खुशी के साथ उन दोनों की ओर देखकर बोले, आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। अब आस्था और रौनक दोनों ही हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही वे वहां गई तो प्रिंसिपल साहब खुशी के साथ उन दोनों की ओर देखकर बोले, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए अस्पताल में काम करने का मौका मिल रहा है। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने यह कहा, वे दोनों खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लिया था। यह उन दोनों के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में थ्योरी और सब चीजों को समझाया जाता था और अस्पताल में प्रैक्टिकल के तौर पर पेशेंट को ट्रीट करके उन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझाया जाता था, वह मौका रौनक और आस्था को मिला था। इसलिए अब वे दोनों कल से 2 दिनों के लिए किसी अस्पताल में वर्क करने वाली थी और लोगों को लाइफ इलाज करते हुए साथ ही साथ फेमस डॉक्टरों की छोटी मोटी हेल्प करने वाली थी। तो दोनों ही बहुत खुश थी। तब रौनक ने कहा, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ कि हम दोनों को एक साथ एक जगह जाने का मौका मिला है, वरना अलग अलग मिलता तो मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आस्था का भी यही कहना था और दोनों खुशी खुशी अब घर वापस जाने लगी थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बोला था कि उन्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और कल से सीधा उन्हें अस्पताल जाना होगा, वह भी 2 दिनों के लिए। इस बात की उन्हें कोई दूर दूर तक खबर नहीं थी कि यह सारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि डिंपल ने किया है। डिंपल ने आस्था और रौनक को अस्पताल बुलाया था ताकि वहां उनसे वह अपनी बेइज्जती का बदला अच्छे से ले सके। डिंपल ने ठान लिया था कि वह अब रौनक और आस्था दोनों को ही सबक सिखाएगी और उन्हें बताएगी कि बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर वेल, जल्दी से आस्था ने यह खुशखबरी अरमान को घर जाकर बता दी। अरमान ने जैसे ही यह बात सुनी वह हैरान हो गया और मन मन में सोचने लगा, उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना पूछे उसने ये डिसीजन कैसे ले लिया, उसे तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन फिलहाल अरमान सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं जानता हूं कि आप वहां जाने से खुश हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। तब आस्था गौर से उसे देखते हुए बोली, क्या अरमान जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तब अरमान बोला, वाह आस्था, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2 दिन आप यह सारा वक्त मेरे साथ गुजारें। अब जैसे ही अरमान ने अपनी इच्छा जताई, वह सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वह अस्पताल में जाकर प्रैक्टिकल करना चाहती थी। लेकिन अरमान की बात सुनकर और अरमान को सैड फेस के साथ देखकर आस्था को अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी अरमान ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, तो आस्था भला अरमान को मना कैसे कर सकती थी। उसने तुरंत अरमान को गले से लगाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपके साथ हमेशा हैं ही, और अगर आप चाहते हैं कि ये 2 दिन हम आपके साथ गुजारें तो हम आपके साथ गुजारेंगे। हम बस अभी रौनक को मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसा बोलकर आस्था वहां से अब चली गई थी और अरमान उसके जाने के बाद डार्क फेस के साथ टाइगर की ओर देखकर बोला, उस प्रिंसिपल को मेरे सामने हाजिर करो। वहीं रौनक को जैसे ही यह मैसेज मिला कि आस्था अस्पताल नहीं जा पाएगी तो रौनक थोड़ी मायूस हो गई थी, लेकिन उसने तो सोच लिया था कि वह प्रैक्टिकल जरूर करेगी, इसीलिए उसने सीधा सीधा अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। और जैसे ही रौनक अगले दिन अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने उसे समझा दिया था कि उसे ऑटी रूम में रहना होगा, किस तरह से ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उसे सिर्फ खड़े होकर देखना होगा। तो इसीलिए रौनक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं डिंपल, उस वक्त एक डॉक्टर वहां थी। डिंपल जो कि अपना क्लिनिक चलाया करती थी, लेकिन वीकेंड में वह अस्पताल में 2 से 4 घंटे बैठा करती थी और लोगों को ट्रीटमेंट दिया करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे अपॉइंट किया हुआ था। उस अस्पताल में जो वीकेंड में ही बैठा करती थी और काफी महंगा चार्ज किया करती थी। अब जैसे ही उसने अपने चश्मे के पीछे से रौनक की तरफ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी और मौका देखकर उसने सोच लिया कि उसे रौनक के साथ क्या करना है। जल्दी ही रौनक डिंपल के साथ ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। डिंपल ने मास्क पहना था और साथ ही साथ उसने अपने बालों पर फोल्ड करने के लिए एक पॉली बैग वगैरह लपेट रखा था, जिसकी वजह से रौनक डिंपल को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। जल्दी ही रौनक ने ओटी रूम में डॉक्टर की हेल्प करना शुरू कर दिया था और डिंपल को असिस्ट कर रही थी। डिंपल जानबूझकर रौनक से पहले तो गलत सामान लेने को कहती और जब रौनक उसे वो सामान दे देती तो डिंपल उसे बड़ी बुरी तरह से फटकार दिया करती। इन द लास्ट डॉक्टर भी इरिटेट हो चुके थे और रौनक की ओर देखकर साफ साफ बोलते हैं, मिस, मुझे लगता है कि आपको बाहर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप लापरवाही से हमें यह उल्टा सीधा सामान देती रही तो ये हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा और अभी आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमें तो बोला गया था कि काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट असिस्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कॉलेज के 2 साल सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही हाँके हैं, इसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है। अब इस तरह से अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर रौनक की आंखें भर आती हैं और उसने एक नजर उन सब की ओर देखा और रोते हुए उस ओटी रूम से बाहर निकल गई थी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि डॉक्टर को वह यह देखें कि वह किस तरह से पेशेंट को हैंडल करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन डिंपल ने चालाकी से सबके सामने रौनक को काफी ज्यादा नीचे दिखाया था, लेकिन अब भी बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। डिंपल के दिल में अब भी बहुत आग लगी हुई थी। उसने सोच लिया कि वह उसे अच्छा खासा सबक सिखाएगी। कहीं ना कहीं वैसे आस्था पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह आस्था आज क्यों नहीं आई, क्योंकि रौनक के साथ साथ आस्था को भी सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि आस्था के बारे में ज्यादा कुछ खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी थी, लेकिन रौनक के बारे में वह सारी चीजें जान चुकी थी, क्योंकि आस्था की तो जानकारी ऑलरेडी अरमान ने हाइड करवाई थी, जिसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। वहीं रौनक जल्दी ही वहां से निकलकर अब सीधा अस्पताल की कैंटीन में आ गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका सिर बुरी तरह से दुख रहा था और अस्पताल आने की एक्साइटमेंट में वो सुबह कुछ नाश्ता वगैरह भी करके नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि उसे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इस तरह से रौनक हार नहीं मान सकती थी, तो इसीलिए अब जैसे ही वह कैंटीन में आई उसने कैंटीन में अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेड और चाय वगैरह ऑर्डर किया। तो वह वहां पर बैठकर चाय पीने लगी थी, लेकिन अगले ही पल चाय पीने के बाद जैसे ही वो उठकर वहां से जाने लगी उसे एहसास हुआ मानो कि उसका सिर पूरी तरह से फट जाएगा। उसका पूरा शरीर इस वक्त आग की भट्टी की तरह तपने लगा था। रौनक को कुछ एहसास ही नहीं रहा और तब उसकी आंखें भारी होने लगी थी और वो अपना होश गंवाने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने इस वक्त प्रिंसिपल बैठा हुआ था और जो कि थर थर कांप रहा था। तब अरमान ने उससे सख्ती से पूछा कि इस तरह से 2 दिनों के लिए आस्था और रौनक को अपॉइंट करने की आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, वह भी बिना मुझे इन्फॉर्म किए ये फैसला लेने की। तब उस प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा,
लेकिन सर ऊपर से एक डॉक्टर ने काफी इंटरेस्ट किया था इन दोनों ब्राइट स्टूडेंट को अपने अस्पताल में बुलाने के लिए, और इसीलिए हमने उन्हें जाने की परमिशन दे दी थी। अब अरमान काफी हद तक हैरान हो गया था कि आखिरकार ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इस तरह जिसने असिस्ट करने के लिए आस्था और रौनक को ही चुना है। और जैसे ही अरमान ने थोड़ी सी तहकीकात करवाई तो डिंपल का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। डिंपल को देखने के बाद अरमान हैरान हो गया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा छा गया था और वह बोला, ये लड़की, क्या इस लड़की ने आस्था भाभी और रौनक को असिस्ट करने के लिए बुलाया है? यह लड़की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह एक नंबर की बदतमीज और नटखड़ी लड़की है जो अपनी ईगो में कुछ भी कर सकती है। इसे खुद पता नहीं रहता। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, अरमान एक ही बार में उसकी बात समझ गया था, क्योंकि वह जान चुका था कि डिंपल वही लड़की है जिसने सालों पहले ध्रुव को रिजेक्ट किया था। और इसके बाद ध्रुव ने अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की थी जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी अरमान सोचने लगा कि आखिरकार इस लड़की का इस तरह से आस्था और रौनक को वहां बुलाने का क्या मैटर है, और ये आस्था और रौनक से कब मिली। कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त रश्मि अपने हाथ में कॉफी की ट्रॉली लिए स्टडी रूम में चली आती है, क्योंकि वे सब के सब इस वक्त स्टडी रूम में थे। अब जैसे रश्मि वहां गई, बारी बारी से सबको कॉफी देने लगी और इत्तेफाक से उसकी नजर डिंपल के स्केच पर चली गई थी। और डिंपल को देखकर वह पूरी तरह परेशान हो गई और माथे पर बल लाकर बोली, ये लड़की, इस लड़की की फोटो आप लोगों के पास क्या कर रही है? अब जैसे ही रश्मि ने यह बोला, सब हैरानी से डिंपल की ओर देखने लगे थे। तभी ध्रुव आगे आया था और बोला, भाभी, क्या आप इसे जानती हैं? अब क्योंकि रश्मि आकाश की वाइफ थी तो वे सब उसे रश्मि को भाभी कहकर पुकारा करते थे। तब रश्मि बोली, हाँ, मैं इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक नंबर की बदतमीज और घमंडी लड़की है। इसको तो कल आस्था ने छांटा भी मारा था और रौनक ने धक्का दिया था। अब जैसे ही रश्मि ने फ्लो में होटल वाली सारी बात उन लोगों को बताई तो सबके चेहरे पूरी तरह से उतर गए थे और अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आस्था को तो अरमान ने रोक लिया था, लेकिन रौनक उसके ट्रैप में फंस गई थी। अब जल्दी ही सबको होश आया। होश आहान पागलों की तरह जल्दी ही अस्पताल की ओर भागता है, वहीं बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए थे। अरमान ने रश्मि को आस्था का ख्याल रखने को कहा और खुद भी वह वहां से चला गया था, क्योंकि इस वक्त रौनक की जान और इज्जत दोनों ही खतरे में थी। क्योंकि जब रौनक चाय पी रही थी तो चुपके से डिंपल ने उसकी चाय में कुछ ऐसे नशे के ड्रग्स डलवा दिए थे जिसके बाद रौनक अपने आप को सबके सामने पूरी तरह से न्यूड कर सकती थी और पूरे अस्पताल में वो अपने कपड़े उतार सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से आग में भट्टी की तरह जलने लगा था। उसे कोई होश नहीं रहने वाला था और रौनक ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी और सभी लोग हैरानी से रौनक की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे अस्पताल में एक जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। रौनक को किसी तरह का कोई होश नहीं था। उसे तो पूरी तरह से गर्मी लग रही थी। जल्दी ही रौनक ने एक व्हाइट कोट जो डॉक्टर का पहना हुआ था उसने वह उतार दिया था। व्हाइट कोट उतार कर उसने साइड में फेंक दिया था और जोरों से नशे की हालत में चिल्ला रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोई तो एसी ऑन करो, कोई तो कुछ करो। वहीं डिंपल यह नजारा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। साथ साथ अपने फोन को लेकर वह वहां मौजूद थी और रौनक की वीडियो शूट करने लगी थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रौनक यहाँ सबके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देगी और फिर रौनक का वह अच्छा सा MMS बनाकर दुनिया भर में उसकी बेइज्जती कर देगी और इस तरह से डिंपल का ईगो सेटिस्फाई होने वाला था। अब धीरे धीरे रौनक ने अपना जो उसने टॉप पहन रखा था वह टॉप भी उतार दिया था। अब रौनक हाफ इनर वियर जीन्स में वहां खड़ी हुई थी। सभी लोग हैरानी से रौनक का यह शो देख रहे थे। वहीं कुछ लड़के तो बड़ी ही बेशर्मी से उसे देख रहे थे। वहीं डिंपल को तो बहुत मजा आने लगा था और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और साथ ही साथ कुछ औरतें, कुछ नर्स चिल्ला भी रही थी कि इस लड़की को रोको, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। कुछ नर्स उसे रोकने के लिए आगे भी बढ़ी, लेकिन डिंपल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हमें इस तरह से इस लड़की को नहीं रोकना चाहिए। हो सकता है कि लड़की बाद में हम पर ही कुछ इल्जाम लगा दे। एक काम करो, फटाफट से पुलिस को फोन कर दो, पुलिस इस लड़की को देख लेगी। डिंपल की बात सबको सही लगती है। कोई भी वैसे भी किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी ही पुलिस को फोन कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि रौनक अपनी जीन्स उतारती और अपनी ब्रा से भी खुद को आजाद करती, ठीक उसी वक्त आहान वहां गया था और जैसे उसने इतनी सारी भीड़ देखी और रौनक को उनके बीच में देखा तो वह आग की भट्टी में सुलगने लगा था। जल्दी से जाकर नाव देखा ना ताव, सीधा उसने रौनक को गले से लगा लिया और फिर अपना ब्लेजर उसको पहना दिया। अब आहान को वहां देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे और एक दूसरे को खुसर पुसर कर रहे थे। लेकिन आहान के ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आकाश, सुमित और अरमान भी आ पहुंचते हैं तो सब के सब एक साइड में हो गए थे, क्योंकि अरमान सिंघानिया का पावरफुल ऑरा ही काफी था उन सबको साइड में करने के लिए। वहीं डिंपल के तो दांत अब आपस में बजने लगे थे कि अरमान सिंघानिया खुद ब खुद यहाँ आया है, तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। साथ साथ ध्रुव को अरमान के साथ देखकर डिंपल की आंखें और हैरानी से फैल गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और तभी ध्रुव की नजर भीड़ में छुपी हुई डिंपल पर गई। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM दोस्तों। वहीं डिंपल के दांत आपस में बजने लगे थे। अरमान सिंघानिया खुद बखुद यहाँ आया था तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। साथ ही ध्रुव को अरमान के साथ देखकर डिंपल की आंखें और हैरानी से फैल गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और तभी ध्रुव की नजर भीड़ में छुपी हुई डिंपल पर पड़ी और ध्रुव दांत भींचते हुए उसकी तरफ बढ़ा और जल्दी ही उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और अब डिंपल सर झुकाकर सबके सामने खड़ी थी और साथ ही उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर इस अनाथ लड़की के लिए ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि सभी लोगों का अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा नाम था और सभी अपने आप में एक अच्छी खासी पोस्ट रखते थे। अब सब लोगों को वहां देखकर डिंपल अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। लेकिन वहीं रौनक आहान को देखकर कहती है, दूर हटो मुझसे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो, AC ऑन करो, कुछ तो करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब रौनक की यह बात सुनकर ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए थे और उसने आकाश और सुमित को इशारा किया था और सुमित और आकाश डिंपल के आजू बाजू खड़े हो गए थे ताकि वह कहीं भाग न पाए। और तभी ध्रुव जल्दी से रौनक के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करने लगा। साथ ही साथ वह रौनक के होठों के पास जाकर सूंघने लगा था। आहान ध्रुव को अलग करना चाहता था, लेकिन ध्रुव उस वक्त यह चेक करना चाहता था कि आखिरकार मामला क्या है। रौनक के मुंह से ड्रग्स की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और इस स्मेल को पहचानते ही ध्रुव का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और वह जल्दी से डिंपल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने जोरदार खींचकर 3 चांटे लगातार उसके मुंह पर मारे थे और नफरत से उसकी ओर देखकर बोला, मुझे शर्म आती है तुम पर, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, वह भी किसी लड़की की इज्जत के साथ इस तरह से खेल सकती हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतनी घटिया होगी। ऐसा बोलकर ध्रुव अब उसका गला घोंटने लगा था। ध्रुव की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था और हर हाल में आज वह डिंपल का जान लेना चाहता था।
ध्रुव के इस एक्शन से डिंपल को घुटन महसूस हो रही थी। वहीं आकाश और सुमित अपने आसपास के भीड़भाड़ को देख रहे थे और जब उन्हें लगा कि अगर ध्रुव को रोका नहीं गया तो ध्रुव सबके सामने डिंपल का जान ले लेगा, तो यह किसी भी लिहाज से ध्रुव के लिए ठीक नहीं होगा और वो डिंपल की जान तो बाद में भी ले सकते थे। उनके लिए जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने किसी की भी जान लेने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और ऊपर से वहां पर सी टीवी के साथ साथ कुछ लोग दुबके हुए से अपने फोन में वीडियो भी बना रहे थे, तो इसीलिए आकाश सुमित ने ध्रुव को रोक दिया था और उसे डिंपल से छुड़ाते हुए बोले, ध्रुव शांत हो जाओ, इस वक्त रौनक को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, शांत हो जाओ। ऐसा बोलकर वह ध्रुव को शांत करने लगे थे। तब ध्रुव ने जल्दी आहान से बोला, रौनक को फटाफट से मेंशन में ले जाओ और कार का एसी फुल ऑन रखना और बीच बीच में उसके शरीर पर पानी डालते रहना। आहान को ध्रुव की ये बातें समझ में नहीं आती थी, वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिलहाल ध्रुव की बात को मानते हुए जल्दी ही रौनक को उसने गोद में उठा लिया था और उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगा था। और तब ध्रुव ने नफरत से डिंपल की ओर देखते हुए कहा। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। आकाश और सुमित ने सारा माजरा पुलिस को समझा दिया था और पुलिस ने भी हॉस्पिटल से डिंपल को इस सिचुएशन के लिए अरेस्ट कर लिया था। और ध्रुव ने नफरत से डिंपल की ओर देखते हुए कहा, इसके खिलाफ इतना सख्त केस बनवाना है कि अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जेल में ही गुजारे। यह बोलकर ध्रुव नफरत से डिंपल को देखते हुए वहां से चला गया था। उसके मन में जो थोड़ा बहुत डिंपल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था, आज डिंपल की इस घटिया हरकत की वजह से वह भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में इस वक्त सभी लेडीज इस वक्त हाल में जमा थी। सभी को पता चल चुका था कि डिंपल ने क्या हरकत की है और सबको राहत रहकर अब रौनक की फिक्र होने लगी थी। राधिका को भी फोन करके रश्मि ने घर पर बुला लिया था और सभी रौनक के आने का इंतजार करने लगी थी। आकाश ने रश्मि को फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो आ रहा है, तो सभी लेडीज इस वक्त घर में रौनक के आने का इंतजार कर रही थी। वह राधिका भी अब सिंघानिया मेंशन में आ गई थी और बेसब्री से वो सब रौनक का इंतजार कर रही थी। सभी लोगों के चेहरे पर इस वक्त काफी सारी परेशानी थी। वह लोग सोच भी नहीं सकते थे कि डिंपल ऐसी कुछ घटिया हरकत करेगी। वह अब जल्दी ही सब लोग नानी माँ के आसपास बैठ गए थे। नानी माँ सभी को दिलासा दे रही थी और बेसब्री से रौनक के आने का इंतजार करने लगी थी। वहीं ध्रुव बहुत ही ज्यादा पैनिक हो उठा था। उसके चेहरे पर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ध्रुव कभी तो अपना फोन चेक कर रहा था तो कभी किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी वह सभी एक साथ गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन रवाना हो चुके थे, लेकिन इस समय ध्रुव के चेहरे की परेशानी देखकर सब लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, आकाश से जब रुका नहीं गया तो वो बोल पड़ा, देखो ध्रुव, हम जानते हैं कि डिंपल की ऐसी हरकत की वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो उठे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को अब ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और टेंशन अपनी खत्म कर लेनी चाहिए। वह तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते रौनक को बचा लिया, वरना डिंपल की दी हुई नशे की गोली की वजह से न जाने रौनक आज क्या कर बैठती। तभी ध्रुव आकाश की बात समझकर उसकी ओर देखकर बेचैनी से बोला, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप आकाश भैया, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, कोई भी ध्रुव की बातों का मतलब समझ नहीं पाया था और सभी सिंघानिया मेंशन आने का इंतजार करने लगे थे। ध्रुव के चेहरे की टेंशन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। लगातार वह अपने फोन में कुछ सर्च कर रहा था, साथ ही साथ किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर झल्लाकर ध्रुव को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जो कि अब चकनाचूर हो चुका था और अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। अब सब लोग हैरान हो चुके थे। वहीं अरमान ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है और शायद बहुत बुरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आहान रौनक को लेकर जैसे तैसे सिंघानिया मेंशन जा रहा था। रौनक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और रौनक बार बार अपने कपड़े उतारने को बोल रही थी और साथ ही साथ जब भी रौनक अपने कपड़े उतारने को बोलती, आहान तुरंत उसके ऊपर पानी की बोतल उड़ेल देता, जिससे रौनक भीग जाती। रौनक इस वक्त पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके थे, जिसमें वह बेहद हॉट दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त बार बार वह एक ही बात बोल रही थी, मुझे अपने कपड़े उतारने दो, मुझे उतारने दो, मेरे कपड़े जल रहे हैं मेरे कपड़े, मुझे जलन हो रही है। यह बोलकर रौनक बार बार आहान को खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन आहान उसे और पक्का कसकर पकड़े कर बैठा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त रौनक नशे में है और अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह चलती हुई गाड़ी से भी कूद सकती थी। वह जल्दी ही सिंघानिया मेंशन आ चुका था और रौनक की जैसे ही सबने ऐसी हालत देखी तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। वहीं रश्मि जल्दी से रौनक के पास भागी, उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या बात है मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? मेरी बहन, बता क्या हुआ? रौनक, तू तो ठीक है ना? ऐसे बोलकर रश्मि रोने लगती है, लेकिन रौनक तुरंत रश्मि को गले से लगाते हुए बोली, रश्मि दीदी हमें नेच हमारे कपड़े उतारने हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है। आहा हमारे कपड़े उतार दीजिए प्लीज, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो ना। आहा इस छुछुंदर लाल आहान ने मुझे मेरे कपड़े उतारने नहीं दिए। आहा प्लीज मुझे मेरे कपड़े उतारने दो। ऐसा बोलकर रौनक कपड़े उतारने की जिद करने लगी थी और चिल्लाने लगी। अब सब रौनक की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी आहान ने बताया कि उसे डिंपल ने इसको कुछ नशे की गोलियां दे दी है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर आहान सबको संतावना देने लगा था, लेकिन आस्था तुरंत रौनक के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, प्लीज रौनक शांत हो जाओ, रौनक होश में आओ, तुम इस तरह से होश नहीं खो सकती हो। लेकिन रौनक आस्था को देखकर अपनी आंखें कभी खोलने लगी तो कभी बंद करने लगी थी, क्योंकि उसका नशा बढ़ता ही जा रहा था और उसने तुरंत एक बार फिर से अपना टॉप उतार दिया था। वह एक बार फिर से हाफ कपड़े में सबके सामने थी। अब सब हैरान हो गए थे। वहीं रश्मि तुरंत अपने दुपट्टे से रौनक को कवर करने की कोशिश करने लगी थी और लाचारी से बोली, छोटी ये क्या कर रही है तू? रौनक होश में आओ। तभी ध्रुव और बाकी सब वहां आए थे। जैसे ही ध्रुव वहां आया और उसने एक बार फिर रौनक को इस तरह से देखा तो सब लड़के अपना अपना मुंह फेरकर खड़े हो गए थे। तभी अरमान को देखकर आस्था अरमान के पास गई थी और निराश होकर बोली, अरमान जी ये क्या हुआ रौनक को? ये इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? क्या हो गया इसको? तब आहान आस्था की ओर देखकर बोला, भाभी मैंने आपसे बताया ना, वह नशे में है, इसीलिए वह इस तरह का बर्ताव कर रही है, क्योंकि पहली बार इस तरह से नशे की गोलियां उसे दी गई है तो वह हैंडल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वह सब बर्ताव कर रही है। तभी ध्रुव चिंता जताते हुए बोला, नहीं इसमें रौनक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे कोई ये आम नशा नहीं दिया गया है, बल्कि उसे एक अज्ञात ड्रग्स दिया गया है। अब जैसे ही ध्रुव ने अपनी भाषा में एक ड्रग्स का नाम लिया, अब तो रश्मि तुरंत घुटनों के बल बैठ गई थी, क्योंकि रश्मि एक डॉक्टर थी और ड्रग्स का मतलब वह अच्छी तरह से जानती थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। रश्मि को इस तरह से टूटा हुआ देखकर आकाश हैरान हो गया और फटाफट से वह रश्मि के पास गया था, उसे संभालने लगा था, क्योंकि उसे ड्रग्स के बारे में वहां ज्यादा लोगों को नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ ध्रुव और रश्मि और साथ ही साथ अरमान सिंघानिया को पता था और कोई उसके बारे में नहीं जानता था। सभी लोग हैरानी से उन सबको देख रहे थे। वही नानी माँ तुरंत आगे आती हुई मायूसी से बोली, अरे बिटवा ये क्या नाम ले रहा है? तू उस कलमुही ने ये कौन सी दवाई दे दी?
इस बिटिया को अब क्या होगा, ये अब कैसे ठीक होगी। तब ध्रुव बोला, माफ कीजिएगा नानी माँ, लेकिन मैं हर जगह चेक कर चुका हूँ। इस वक्त देश में उसका किसी भी ब्रांच में उस ड्रग्स का एंटीडोट नहीं है, और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो रौनक की जान भी जा सकती है और उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं रश्मि के तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और उसने रोना शुरू कर दिया था, और रौनक अब बुरी तरह से चीखने लगी थी और तड़पते हुए बोली, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो, आखिरकार क्यों रोक रहे हो तुम लोग मुझे, आह आह छोड़ो मुझे आह। वहीं आहान को तो लगा था कि कोई छोटा मोटा नशा रौनक को दिया गया होगा, इसी वजह से शायद वह इस तरह का बर्ताव कर रही है। अब आहान हैरान हो गया था। अब आहान ने जल्दी ही फिक्र जताते हुए ध्रुव से पूछना शुरू कर दिया कि ध्रुव सच सच बता, आखिर कौन सा नशा है ये, बताओ मुझे जवाब दो। तभी ध्रुव ने आहान के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया था, और जैसे ही आहान ने ये सुना उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। लेकिन तब तक रौनक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसने जल्दी ही हाल में रखा हुआ सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था और चीखते हुए बोली, मुझ में आग लगी हुई है, मेरा पूरा बदन तप रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे कपड़े उतारने दो, आहा मुझे बर्फ में जाने दो, मुझे मुझे बचाओ, आहा। तड़पते हुए रौनक पूरी तरह से चीख रही थी, चिल्लाकर बोल रही थी, मुझे बचाओ, आहा। रौनक का दर्द अब रश्मि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब रश्मि अपने दोनों हाथों को जोड़कर ध्रुव के सामने खड़ी हो गई थी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, तो प्लीज कुछ तो करो, मेरी बहन को बचा लो, प्लीज उसे बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं, ऐसा बोलकर अब रश्मि बुरी तरह से बौखलाते हुए रोने लगी थी। वहीं आस्था को भी अब उस ड्रग्स का पता चल चुका था कि ये कितना खतरनाक ड्रग्स था, और वो भी अब रोने लगी थी। सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। राधिका रौनक को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रौनक ने राधिका को धक्का दे दिया था और राधिका के सर पर टेबल लैंप का कोना लग गया था, जिसकी वजह से उसे खून भी निकलना शुरू हो गया था। लेकिन उसने इस बात की भी परवाह नहीं की और वह उसे संभालने की कोशिश करने लगी। लेकिन रौनक की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वह किसी के भी वश में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। राधिका की चोट को देखकर वह थोड़ा सा चौंक गया था और वह राधिका को संभालना चाहता था, उसकी केयर करना चाहता था। लेकिन राधिका ने बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा। वहीं रौनक को लेकर सब परेशान हो चुके थे। अब करें तो क्या करें, कैसे रौनक की मदद करेंगे। रौनक का दर्द तड़प देखकर आहान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह अपने सामने रौनक को इस तरह रोते बिलखते तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था। अपने दिल को मजबूत करते हुए आहान चीखते हुए बोला, मैं मदद करूंगा उसकी। अब जैसे ही आहान ने यह बताया, सब लोग आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से आहान को देखने लगे। वहीं ध्रुव भी आहान को देखने लगा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आहान ने बिना किसी की बात सुने और बिना किसी परमिशन के आगे बढ़कर रौनक को गोद में उठा लिया और सीधा रौनक को अपने कमरे में ले गया। वहीं सब लोग अब काफी हद तक मायूस हो उठे और सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, क्योंकि इस वक्त वहां रौनक और आहान के बीच जो कुछ होने जा रहा था उसमें न तो रौनक की मर्जी शामिल थी और न ही आहान की मर्जी शामिल थी। लेकिन इस वक्त रौनक की जान बचाने के लिए आहान को उसके साथ शारीरिक रिश्ता बनाना ही था, क्योंकि अगर वह उसके साथ आज शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो रौनक की जान जा सकती है। कमरे में जाकर आहान ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आहान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रौनक को इस तरह से टच कर सके। रौनक की तरफ वह आकर्षित था, लेकिन इस तरह से वह रौनक को बिना इजाजत के कैसे छू सकता था। लेकिन कमरे में जाने के बाद रौनक और ज्यादा आक्रामक हो गई थी। उसने अपने कपड़े बुरी तरह से उतारने शुरू कर दिए थे। तब आहान रौनक को ऐसा बर्ताव करते देखकर इरिटेट हो गया था और उसने फटाफट से रौनक को पकड़ा और खींचते हुए बाथरूम में ले आया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया ताकि रौनक को ठंडे पानी में बेहतर लग सके। भले ही रौनक के शरीर पर शावर चल रहा था, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर की त्वचा जल रही हो। ठंडे ठंडे पानी में भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा था। और तब रौनक को शावर के नीचे खड़ा करने के बाद आहान दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रौनक के साथ किसी तरह की कोई हरकत करे। लेकिन तभी रौनक ने अपने आप को कपड़ों से आजाद कर दिया था, क्योंकि वह और कपड़े अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं आहान ने अब जैसे ही पीछे देखा और रौनक को बिना कपड़ों के देखा तो आहान की संयमता गुम हो गई थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आगे बढ़कर उसने अपने होठों से रौनक के होठों पर रख दिया था, उसे शांत करने लगा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि, आस्था, राधिका तीनों एक साथ बैठे हुए थे और तीनों के ही चेहरों पर दुख के भाव थे। तब तक ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर राधिका के पास आया और उसके सर की ड्रेसिंग करने लगा, क्योंकि राधिका को काफी गहरा कट लगा था। अब उसने राधिका पर कुछ एंटीसेप्टिक लगाया तो राधिका के मुंह से चीख निकल गई थी और सुमित तुरंत बिना किसी की परवाह किए राधिका के पास जाकर बैठ गया था। उसके कंधे को छूकर बोला, तुम ठीक हो जाना। अब राधिका सुमित का इस तरह का कंसर्न देखकर चौंक गई, लेकिन उसने सुमित को कोई जवाब नहीं दिया। और तब ध्रुव लाचारी से बोला, आई एम सॉरी राधिका दीदी, लेकिन ये थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये लगाना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन न फैले, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर ध्रुव ने राधिका की दराज कर दी। वहीं अरमान कुछ दूरी पर खड़े होकर आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था, और आज जिसकी वजह से आस्था की आंखों में आंसू आए हैं वह शख्स थी डिंपल। इसीलिए अरमान ने डिंपल को ऐसी सजा देने का फैसला किया था जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ जो कि बेहोश था और इस वक्त अरमान सिंघानिया के फार्म हाउस में था, और मारिया और टाइगर इस वक्त उसके पास थे। अब जैसे ही अबीर को होश आया वह अपना सर पकड़कर बैठ गया था और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार वह यहाँ आया तो कैसे आया। वह अरमान के फार्म हाउस को अच्छी तरह से जानता था और वहां पर उसे कोई नकारात्मकता की फीलिंग तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिरकार वह यहाँ कैसे आ सकता है। तभी मारिया ने अबीर को होश में आता हुआ देखकर उसे कहा, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अबीर सिंह राठौड़, फिलहाल तुम ये देखो। ऐसे बोलकर मारिया ने जल्दी ही एक वीडियो क्लिप अबीर को दिखानी शुरू कर दी थी, जिसमें अबीर को अगवा करने से लेकर जिस तरह से वीर रायचंद अबीर की जान लेना चाहता था वह सारी बातें वीडियो में थी और अरमान ने उसे बचाया था। अब तो अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार अरमान उस पर एहसान कैसे कर सकता है, और उस वक्त ड्रिंक उसने की थी वह भी सिर्फ और सिर्फ उसने अरमान सिंघानिया की वजह से ही की थी। तो इसीलिए अबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपना गुस्सा और अपनी झुंझुनाहट किसी न किसी पर उतरना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अबीर ने खुद को शांत करते हुए कहा कि इस वक्त अभी अपना असली चेहरा अरमान को नहीं दिखा सकता था, उसे अरमान से दोस्ती करने का नाटक जारी रखना था, क्योंकि अरमान के पास आस्था थी और आस्था को अबीर सिंह राठौड़ हर हाल में हासिल करना चाहता था। तब अबीर दिखावा करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मारिया और टाइगर, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन साथ ही मैं मिस्टर अरमान सिंघानिया को पर्सनली भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए आप उन्हें खबर भिजवा दो कि अबीर सिंह राठौड़ उनसे मिलने के लिए आ रहा है।
एक पल के लिए मारिया और टाइगर ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद उन्होंने अरमान को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था कि अबीर सिंह राठौड़ मेंशन आ रहा है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि अरमान सिंघानिया इस वक्त किसी का भी मेंशन में आने देना नहीं चाहता था। इसीलिए अरमान ने टाइगर मारिया को बोल दिया कि अबीर सिंह राठौड़ से मीटिंग कल की फिक्स करें। और जैसे ही अबीर ने यह सुना वह थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है और अगर ऐसी हालत में वह आस्था के सामने जाएगा तो न जाने आस्था क्या सोचेगी। इसीलिए उसे प्रॉपर एक दिन के रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद वह आस्था से मिलेगा। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए अबीर अपने विला में चला गया था। उसने सोचा कि अगले सुबह वह अरमान से मिलने जाएगा और साथ ही साथ वहां जाकर अरमान के साथ ही वह आस्था की भी झलक देख लेगा। वहीं दूसरी ओर देव अभिमान सिंघानिया का अच्छी तरह से इलाज करवा रहा था। अभिमान को हर घंटे ड्रग्स लेने की आदत थी क्योंकि अमरीश ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हर घंटे उसे ड्रग्स की ऐसी लत आदत लगा दी थी जिसकी वजह से उसे अब ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगी थी। वहीं देव सही से अभिमान को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि अभिमान को कुछ भी याद नहीं था, न तो अपना पिता न ही अपना बेटा अरमान सिंघानिया। वहीं अरमान चाहता था जब तक अभिमान ठीक नहीं हो जाता तब तक दादाजी को उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था और देव ने अभिमान की जो हालत थी वह उसकी पूरी डिटेल अरमान को बता दी थी। वहीं अरमान एक नजर सबकी ओर देखता हुआ इस वक्त अपने कमरे में चला गया था क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन आज प्रॉब्लम कुछ और थी। आज सीधे सीधे अहान किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वही दादाजी भी अब काफी उदास थे क्योंकि इस तरह से किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन में बोले तो क्या बोले। आखिर एक तरह से अहान रौनक की जान बचा रहा था, लेकिन रौनक की जान तो बच रही थी, लेकिन उसकी इज्जत आबरू सब कुछ खोने के बाद वहीं बाथरूम में अहान के किस्से रौनक को थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ और जल्दी ही वह बेकाबू होकर खुद आगे बढ़कर अहान को पागलों की तरह किस करने लगी थी। अहान भी अब रौनक के किस में पूरी तरह से खो गया था और जल्दी ही रौनक ने अहान को भी उसके कपड़ों से आजाद कर दिया था और कितने ही घंटे तक बाथरूम में एक दूसरे को किस करने के बाद बाथरूम के फ्लोर पर ही अहान ने रौनक को लेटा दिया और वह उसके साथ पूरी तरह से शारीरिक रिलेशन बनाने लगा था। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन पहली बार इंटीमेट होने की वजह से रौनक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में वह कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। वहीं अहान ने जैसे ही देखा कि काफी ज्यादा ब्लड उस वक्त फ्लोर पर है तो वह समझ चुका था कि इस वक्त रौनक कितनी ज्यादा दर्द में है। वह रौनक को पूरी तरह से कंफर्टेबल और फील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रौनक और ज्यादा आक्रामक हो रही थी क्योंकि इस वक्त उसके सर पर नशा हावी हो गया था और जब कितने ही घंटे तक वह बाथरूम में एक दूसरे के साथ अंतरंग होते रहे और तब अचानक रौनक की आंखें भारी होने लगीं। करीब 3 से 4 घंटे बाद अहान ने देखा कि रौनक अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद होने लगी हैं। तब जाकर अहान ने रौनक को छोड़ा और उसके बाद उसे नहलाकर उसने रौनक को अपना ही बाथरोब पहना दिया था। उसे गोद में ले जाकर उसने सीधा अपने बेड पर उसे लेटा दिया और चादर से ढक दिया था और एक नजर आंखें बंद की हुई रौनक की ओर देखकर उसके माथे को चूमकर अहान जुनून भरी आवाज में बोला, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अहान सिंघानिया की हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी मिस हवा हवाई। अहान वापस बाथरूम में आकर कितने ही घंटे तक नहाता रहा। अहान ने यह कर तो दिया था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि इस तरह से उसने पहली बार किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाया था, तो उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब किस तरह से रौनक को फेस करेगा। उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। वह कितने घंटे तक नहाने के बाद अहान कपड़े पहनकर बिना किसी से मिले वहां से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर सड़कों पर घूमने लगा था। अहान बिना किसी को कुछ बोले वहां से बाहर निकला तो सब लोग समझ चुके थे कि अहान इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। वही दादाजी ने एक फैसला ले लिया था और वह फैसला था रौनक और अहान की शादी करने का। इसीलिए दादाजी ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, बेटा देखो, अगर रौनक बिटिया जागेगी और यह सब कुछ होगा, हमें लगता है कि हमें अब रौनक बिटिया और अहान की शादी करवा देनी चाहिए। अब जैसे ही दादाजी ने इस सिचुएशन के सॉल्यूशन के बारे में बातें की, सब लोगों को कहीं ना कहीं यह फैसला ठीक ठाक नजर आ रहा था। सही तो है, अगर वह दोनों अंतरंग हो गए हैं तो उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन आस्था को यह बात पसंद नहीं आती और वह टोकते हुए बोली, नहीं दादाजी, हम इस तरह से रौनक की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं और अहान भैया ने जो कुछ किया सिर्फ रौनक की जान बचाने के लिए किया है, तो हमें सबसे पहले रौनक के होश में आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद अहान भैया से उसे शादी करनी है या नहीं करनी है, यह डिसीजन हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, सभी लोगों को आस्था की बातों में दम नजर आने लगा और सभी ने उसके हाँ में हाँ मिला दी। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में था, साथ उसे देव का मैसेज भी मिल चुका था और मारिया टाइगर को भी उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि वह अबीर को कल उससे मिलने के लिए बुलाए और अबीर से घर पर नहीं बल्कि बाहर ही मिलेगा, क्योंकि अरमान नहीं चाहता था कि अबीर सिंह राठौड़ आस्था से ज्यादा मिले। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, रह रहकर वह हादसा अरमान का पारा हाई कर रहा था, क्योंकि जो कुछ रौनक के साथ हुआ था यह सब कुछ आस्था के साथ भी होने वाला था। तो यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को तैयार था। वही ध्रुव बिना किसी इमोशन के वहां बैठा हुआ था और साथ ही साथ उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी घटिया लड़की से कैसे प्यार किया था। उस वक्त वहां का माहौल काफी ज्यादा तनाव भरा था, हर कोई बेचैन था। ठीक उसी वक्त राजेश वहां सबके लिए गर्मा गर्म चाय कॉफी लेकर आया, क्योंकि इस वक्त सबका मूड बेहद खराब था। किसी ने कितने घंटे से ना तो कुछ खाया था न पिया था। कुछ चाय देने के बाद उसने सबसे बोला कि उसने खाना लगा दिया है, तो आप सब खाना खा लें। तब तक अरमान कुछ देर कमरे में सोचने के बाद वापस से नीचे आ गया था। अरमान को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे रह रहकर यह लग रहा था कि रौनक की जगह आस्था भी हो सकती थी और अगर आस्था को इस तरह का कोई ड्रग्स दिया जाता तो उसके बच्चे पर सीधे सीधे असर हो सकता था और शायद उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी। अरमान ये सोच सोच कर ही पागल होता जा रहा था। इसके लिए उसने डिंपल के लिए इतनी खतरनाक सजा तैयार की थी जिसे होने के बाद हर किसी की भी रूह कांपने वाली थी। लेकिन कुछ था जो अरमान के इस फैसले को रोक रहा था, वह था ध्रुव का प्यार। अरमान को पता था कि ध्रुव डिंपल से प्यार करता है, वैसे इस बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन अभी इस सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ध्रुव को यह पता चलेगा कि अरमान ने डिंपल के लिए प्लान करने का सोचा है तो शायद ध्रुव अरमान से नफरत करे और अरमान यह बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर ध्रुव को यह पता चलेगा कि अरमान ने डिंपल के लिए प्लान करने का सोचा है तो शायद ध्रुव अरमान से नफरत करेगा और अरमान यह बिल्कुल नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं अरमान काफी ज्यादा कशमकश का शिकार था, लेकिन शायद ध्रुव ने अरमान की कशमकश समझ ली थी। और जैसे ही अरमान नीचे आया, कितनी देर तक वह खड़ा होकर ध्रुव को देखता रहा। तब ध्रुव ने खड़े होकर अरमान को गले से लगा लिया और बिना किसी भाव से बोला,
भाई, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरा डिंपल से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, अरमान के चेहरे पर एक नजर आने वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि अरमान शायद यही चाहता था। वहीं दादाजी अब रश्मि को और बाकी सबको शांत करते हुए बोले, बेटा, खाने पर इस तरह से गुस्सा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, रौनक ठीक हो जाएगी। आप सब लोग अब कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, सबने अपनी गर्दन हिला दी थी। वहीं रश्मि और आस्था दोनों और राधिका तीनों के तीनों भावहीन चेहरों के साथ वहीं बैठी रही। उनकी स्थिति काफी ज्यादा अजीब थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत जाना बहुत बड़ी बात थी, पर आज तो रौनक की जान बचाने के लिए उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो रह रहकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कैसे रौनक को इस बात के बारे में बताएंगे, रौनक का सामना कैसे करेंगी। वेल, अभी नानी माँ उठी और उन तीनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, आप सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन यह परेशानी का नहीं बल्कि रौनक को संभालने का वक्त है। और अगर आप लोग इसी तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो रौनक को कौन संभालेगा। तो आप लोग उठकर कुछ खाइए, चलिए फटाफट, और उसके बाद रौनक का सामना करना है। ऐसा बोलकर नानी माँ उन सबको इमोशनली तैयार करने लगी थी और स्पेशली आस्था से बोली कि उसे इस तरह से भूखी नहीं रहना चाहिए, इससे उसके बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब नानी माँ की बात सुनकर सभी अब आस्था को कुछ ना कुछ खाने के लिए कहने लगे थे और सबके फोर्स करने पर आस्था ने धीरे धीरे थोड़ा सा जूस वगैरह और कुछ फल खाना शुरू कर दिए थे। वहीं नानी माँ आस्था को कुछ खिलाने के बाद वापस से आकर जैसे ही सोफे पर बैठी, अचानक से सामने लगी हुई पूरी दीवार में फिट बड़ी सी एलईडी चल उठी। अब नानी माँ एकदम से डर गए, क्योंकि वह एलईडी पूरी की पूरी दीवार पर लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी थी और काफी कम चलती थी। कभी कभार ध्रुव और आहान मैच देखने के लिए चलाया करते थे, लेकिन काफी टाइम से नहीं चली थी। तो फिर अब जैसे ही वह एलईडी ऑन हुई तो नानी माँ डर गई, क्योंकि बहुत कम वहां पर एलईडी वगैरह चलती थी। फिर एलईडी पर जो न्यूज दिखाई देने लगी थी, सबका गला सूखने लगा था। और आस्था ने जैसे ही एक न्यूज टीवी पर चलते हुए खबर देखी तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। कहाँ तो वह रौनक को लेकर अभी परेशान हो रही थी, लेकिन वहां अभी एलईडी पर जो चीज दिखाई जा रही थी और जो लाशें ही लाशें दिखाई जा रही थी, उसको देखकर उन सबकी हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सभी लोग हैरानी से एलईडी की ओर देखने लगे थे। वहां पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें एक एंकर न्यूज दे रही थी, 12 लोगों को डेविल किंग ने बुरी तरह से काट डाला। आखिर कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ इस शहर से। अब जैसे ही यह न्यूज सबने देखी, सबके हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था। वही अरमान के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी और ध्रुव, आकाश, सुमित बिना किसी भाव के उसको देख रहे थे, क्योंकि वे तो जानते थे कि डेविल किंग कौन है और किसने इन लोगों को काटा था। तभी रिपोर्टर जो न्यूज दे रही थी कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ, कब खत्म होगा उसका आतंक। हर बार डेविल किंग के लोग खुलकर मर्डर करते रहेंगे और सब लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं कि यह मर्डर सीधे सीधे डेविल किंग ने किए हैं। आखिरकार कब जागेगी सरकार, कब लेगी डेविल किंग के खिलाफ कोई ना कोई फैसला। ऐसा बोलकर न्यूज वाले डेविल किंग ने जितने भी अपराध किए थे उन सबकी गिनती कराने लगे थे कि किस तरह से एक बार डेविल किंग ने 2 लड़कों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। साथ साथ डेविल किंग कितने सालों से अपराध करता आ रहा था, लेकिन आज तक उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। वही आस्था ने जैसे ही यह न्यूज देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वह नानी माँ की ओर देखकर बोली, ना जाने नानी माँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या किसी को मारते हुए किसी पर इतना सा तरस नहीं आता है? ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। हालांकि अरमान सिंघानिया ने आस्था के सामने 3 लोगों की जान ली थी, वह भी उन लड़कों की जिन्होंने आस्था के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन उस वक्त आस्था ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया था कि शायद उसके पति ने उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे, जो कि इस सिचुएशन में कोई भी पति होता तो यही करता। तो इसीलिए अब जैसे ही आस्था ने डेविल किंग का बड़ी ही नफरत से नाम लिया, अब तो आकाश, सुमित, ध्रुव घूर कर आस्था की ओर देखने लगे थे। वही अरमान एक्सप्रेशनलेस होकर आस्था के चेहरे की ओर देख रहा था। आस्था के चेहरे पर डेविल किंग का नाम लेते हुए कितनी नफरत छलक रही थी। न जाने क्यों आस्था के चेहरे पर नफरत देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसका दिल किया कि वह अब भी जाए और इस न्यूज चैनल वालों के हर एक आदमी को टुकड़े टुकड़े में काट दे। लेकिन फिलहाल जैसे ही वह अब अपने कमरे में जाने लगा, तुरंत नानी माँ की बातों ने उसे रोक लिया था और वह नानी माँ आस्था को समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, और वैसे भी अगर इस तरह की मार काट और खून देखेगी तो तेरे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है? तो तुझे सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस डेविल किंग की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसे उसके किए की सजा अगर यहाँ का कोई इंसान नहीं देगा तो ऊपर वाला जरूर देगा। कोई भी गुनाहगार बच नहीं सकता है। तू देखना, वह इतना एक ना एक दिन वह दरिंदा खून के आंसू रोएगा। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और उसके शरीर में कंपन तक दिखाई देने लगी थी। वही ध्रुव, सुमित और आकाश नानी माँ की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। वे लोग तो अच्छी तरह से जानते थे कि डेविल किंग कौन है, लेकिन नानी माँ, आस्था और बाकी कोई नहीं जानता था कि असल में डेविल किंग कौन है। हालांकि मारिया टाइगर अरमान को किंग कहकर बुलाया करते थे, या इसके बारे में एक बार आस्था ने अरमान से सवाल भी किया था कि ये दोनों आपको एक किंग कहकर क्यों पुकारते हैं। तो अरमान ने सरसरी सा जवाब दिया था, उनका दिल जो दिल करे वह मुझे पुकार सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आस्था ने भी ज्यादा इस बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरह से आस्था डेविल किंग का नाम ले रही थी, उसके बारे में जिक्र कर रही थी, तो यह बात अरमान को अंदर तक तड़पा गई थी और वह सीधा अपने कमरे में चला गया था। तब राधिका ने आगे बढ़कर टीवी एलईडी को ऑफ कर दिया था और नाखुश होकर बोली, आस्था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हालत में यह सब देखना चाहिए और यह वक्त किसी डेविल किंग के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि रौनक के बारे में सोचने का है। अभी तक रौनक को होश नहीं आया है। मैं ऑलरेडी 2 बार उसके कमरे में उसे देखकर आ चुकी हूँ। वहीं दूसरी ओर वही आहान इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि सीधा एक शहर के मशहूर बार में पहुंच चुका था। उसने आज जो कुछ भी किया था वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहां जाकर उसने लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। ध्रुव ने जल्दी ही आहान की लोकेशन पता लगवा ली थी और वह सुमित को लेकर उसे जगह पहुंच चुका था। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस वक्त वहां आहान पूरी तरह से नशे में टल्ली हो चुका था और रोए जा रहा था। अब वहां की ऐसी हालत देखकर ध्रुव और सुमित का भी गला भर आया था। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसे समझाते हुए बोले कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस तरह से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां बार बार एक ही बात बोला जा रहा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बिना उसकी मर्जी के मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं। भाई नहीं भाई, मुझे खुद से शर्म आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुद को और रौनक फेस करूं। यह कहते हुए वह एकदम छोटा मासूम बच्चों जैसा लग रहा था। वही सुमित हैरानी से आहान को देख रहा था। आहान वही था जो क्रिमिनल को मारते वक्त यह नहीं देखता था कि उसकी हड्डी टूटेगी या उसकी जान जाएगी। वह
वह एक ही बार में क्रिमिनल की जान ले लिया करता था, लेकिन आज तो आहान इतना ज्यादा टूटा हुआ सा लग रहा था मानो कि वह आज वह था ही नहीं। कैसे दोहरी जिंदगी जी रहे थे यह लोग, एक रूप में बेहद खतरनाक थे और एक रूप में एकदम सादा सिंपल, और किसी को भी इन पर प्यार आ जाए ऐसा था। वेल, आहान बड़बड़ाते हुए ध्रुव के गले में झूल गया था। वह समझ चुके थे कि वह बेहोश हो गया है। सुमित और ध्रुव दोनों ने आहान उठाया और सीधा उसे मेंशन में ले आए थे। हालांकि ध्रुव ने बाकी सबको बता दिया था कि रौनक को पूरी रात होश नहीं आने वाला है, कम से कम वह 24 घंटे तक बेहोश रहने वाली है, उसके बाद ही उसे होश आएगा। इसीलिए सबके सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें, इस वक्त सबको आराम की जरूरत है। आहान उसके बाद अपने कमरे में नहीं गया था, वह ध्रुव के साथ उसी के कमरे में रह गया था। आस्था ने राधिका को भी मेंशन में ही रोक लिया था। राधिका अपने कमरे में अकेली थी और आसमान की ओर बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी, और जिस वक्त सुमित आहान को लेकर मेंशन के अंदर आ रहा था, उसने बालकनी में खड़ी हुई राधिका को देख लिया था। न जाने क्यों राधिका को देखकर उसे क्या हुआ कि वहां ध्रुव के साथ आहान को कमरे में छोड़ने के बाद वह सीधा राधिका के पास आ गया था। उस वक्त राधिका बाहर की तरफ देख रही थी। अब सुमित जैसे ही वहां आया, उसने राधिका के ठीक पीछे खड़े होकर पूछा, तुम ये क्या कर रही हो इतनी रात को? अब जैसे ही सुमित ने यह कहा, राधिका तुरंत हड़बड़ा गई, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, सुमित ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि वे बालकनी में थे जहां जगह कम थी, जिसकी वजह से सुमित भी ज्यादा देर राधिका को होल्ड नहीं कर पाया और राधिका को लेकर वह बालकनी में ही गिर गया था। इस वक्त दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। वहीं राधिका सुमित के इस तरह से अपने पास आने पर उसकी ओर देखकर बोली, हटिए मेरे ऊपर से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की या पकड़ने की? आइंदा मुझसे दूरी बनाकर रखिएगा। राधिका ने जैसे ही नीचे लेटे लेटे यह बोला, सुमित हैरान हो गया था। एक तो उसने उस लड़की को गिरने से बचाया, ऊपर से वह उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। तब सुमित ने और कसकर राधिका को पकड़ लिया और उसे लेकर एकदम पलटी मारती थी। और अब सुमित के नीचे थी राधिका, उसके ऊपर था सुमित। राधिका के घने लंबे काले बाल सुमित के चेहरे पर फैल गए थे और सुमित उसके बालों की खुशबू में खो सा गया था। सुमित राधिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कभी उसकी नजर राधिका के खूबसूरत लाल सुर्ख होंठों पर ठहर रही थी, तो कभी वह उसकी गहरी गहरी चील सी आंखें देख रहा था। अब सुमित के सांसें बढ़ने लगी थी और वह धीरे धीरे राधिका के होंठों पर झुकने लगा, लेकिन राधिका ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बेरुखी से बोली, मिस्टर सुमित, मुझे लगता है कि अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जैसे ही राधिका ने बिल्कुल रूखे व्यवहार में यह बोला, सुमित की नसें तन गई थी और एक बार फिर उसने राधिका को अपने नीचे कर लिया था, खुद उसके ऊपर आ गया था और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? यह जो तुम जिंदगी जी रही हो, यह जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने आकाश से वादा ले लिया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, तो वह तुम्हारी गलतफहमी है। भले ही मैंने अपने दोस्त को वादा किया हो, लेकिन मिस राधिका अग्रवाल, मैं तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा क्योंकि तुम खुद मेरे पास आओगी, समझी तुम? यह कहता हुआ सुमित कुछ अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही राधिका हैरान हो रही थी। सुमित इस तरह की बातें सुनकर वह सोच रही थी कि कहाँ तो वह हमेशा सुमित के आगे पीछे घूमते रहा करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी, पागलों की तरह उसे चाहती थी। लेकिन यह क्या, आज तो सुमित खुद ब खुद उसे यह कह रहा है कि वह उसे इतना मजबूर कर देगा कि राधिका खुद उसके पास आ जाएगी। तो राधिका को हैरानी हुई। अचानक से उसके होंठों पर एक नजर न आने वाली मुस्कुराहट थी। तब तक सुमित गुस्से से उसके ऊपर से उठ गया था और तब तक सुमित गुस्से से ऊपर उठा और दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राधिका सुमित के जाने के बाद मुस्कुराने लगी, उसके गाल एकदम लाल होने लगे। मन ही मन वो सोचने लगी, फाइनली मिस्टर सुमित, आपको आपकी मोहब्बत का एहसास होने लगा है, लेकिन आपने मुझे बहुत सताया है, इतनी आसानी से तो मैं आपको माफ नहीं करने वाली हूँ। दूसरी ओर इस वक्त रश्मि रौनक के पास बैठी हुई थी, उसने उसका हाथ थाम रखा था। आकाश भी उस वक्त वहां मौजूद था। हालांकि रात काफी हो चुकी थी और नानी माँ दादी जी ने सभी को आराम करने के लिए कह दिया था, लेकिन रश्मि की आंखों में आज दूर दूर तक नींद नहीं थी। यही हाल आस्था का था। आस्था की भी आंखों में नींद नहीं थी। हालांकि वह रौनक और रश्मि के साथ नहीं थी, लेकिन वह अरमान के साथ मौजूद थी और उसका हाथ थामकर बैठी हुई थी। वह अरमान के सीने से लगकर बड़बड़ा रही थी, अरमान जी, अगर आपने हमें नहीं रोका होता तो शायद हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाता। अरमान जी, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर वह लड़की अपनी नफरत में हमें ड्रग्स दे देती तो। नहीं नहीं नहीं, यह सोचते सोचते ही आस्था का दिल कांप जाता था। उसने अरमान को बहुत कसकर पकड़ रखा था। अरमान उसे एक बच्चे की तरह होल्ड करके बैठा हुआ था। तभी उसने आस्था के बालों को पीछे किया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, शांत हो जाओ आस्था, मेरे रहते तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा। तुम तक पहुंचने से पहले हर एक मुसीबत को अरमान सिंघानिया का सामना करना होगा, और ट्रस्ट मी, कोई भी मुसीबत आज तक इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वह अरमान सिंघानिया का सामना कर सके। अरमान की बात सुनकर आस्था के दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा, लेकिन उसकी घबराहट अभी तक कम नहीं हुई थी। उसके हाथ पांव कांपते हुए अरमान देख रहा था, तो अरमान ने आस्था को गोद में उठाया और प्यार से उसे बेड पर लेटा दिया। फिर वह हल्के हल्के उसके हाथ, पैरों और सिर में धीरे धीरे मसाज देने लगा। आस्था को काफी कंफर्टेबल और अच्छा सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिल इस वक्त बेहद बेचैन था। अचानक वह बोली, मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ। तो अरमान ने आस्था के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, हाँ आप देख सकती हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है और इस वक्त रौनक को आराम की बहुत जरूरत है। उसे अभी होश नहीं आएगा, उसे कल दोपहर तक होश नहीं आ पाएगा। तब आस्था ने अरमान के हाथ पर हाथ रखा और जिद करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अरमान जी, बस मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे वहां लेकर चलिए और आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझ में अकेले में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले उसे देख सकूं। अब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अपनी आंखों के इशारे से उसे हाँ बोल दिया और उसे गोद में उठाकर वह जल्द ही आहान के कमरे में आ गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि आकाश और रश्मि पहले से ही वहां मौजूद थे। अब उन दोनों को वहां देखकर आस्था ने अरमान को उसे गोद से उतारने को कहा, लेकिन अरमान ने किसी की कोई परवाह नहीं की और आस्था को गोद में लिए ही उसने उसे रौनक के पास बिठा दिया। रश्मि और आस्था दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ही रौनक की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें भरी हुई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनकी फाइटर रौनक के साथ कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकता है। आस्था ने रौनक को फाइटर नाम दिया था, जो किसी से भी भिड़ जाती थी, किसी से भी मार पीट कर देती थी, कुछ भी कर दिया करती थी, लेकिन उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता था। इतना ही नहीं, लड़कों से कदम मिलाकर चलती थी। लेकिन आज उसके साथ एक लड़की ने ऐसी घटिया हरकत की थी जिसे सोचते हुए भी शर्म आती है। वेल, तभी रश्मि ने आस्था के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए आस्था, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम इतना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सको, और ये तो ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा रही कि तुम उस वक्त रौनक के साथ नहीं थी, वरना तुम दोनों ही उस अस्पताल में एक साथ जाने वाली थी ना। तब आस्था ने अपनी पलकें झपका दी।
रश्मि ने आस्था को गले से लगा लिया और दिलासा देते हुए बोली, फिक्र मत करो बेटा, पक्का सुबह तक हमारी रौनक ठीक हो जाएगी। और चहकते हुए बोलेगी, रश्मि दीदी देखना। ऐसा कहते हुए आस्था और रश्मि दोनों ही आपस में अब रोने लगी। अब उन दोनों को रोता हुआ देखकर अरमान और आकाश दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश रश्मि की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे रश्मि से इजहार ए इश्क के बाद इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि वह रश्मि की आंखों में इतना सा भी दर्द, आंसू या कोई भी तकलीफ नहीं देख सकता था। लेकिन यह तकलीफ उसकी बहन से जुड़ी थी। रश्मि ने रौनक को एक छोटी बहन की तरह बचपन से पाला था, बचपन से उसे बड़ा होते हुए देखा था, तो इस वक्त उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं अरमान आस्था को रोते हुए नहीं देख पाया और उसके पास जाकर उसने आस्था को एक बार फिर से गोद में उठा लिया और धीमे स्वर में बोला, आपने जिद की थी कि आप रौनक को देखना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आकर रोना शुरू कर देंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। अरमान ने जैसे ही साफ साफ सबके सामने यानी आकाश और रश्मि के सामने यह बोला, आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी भीगी और टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर देखने लगी। उस वक्त वह बड़ी ही प्यारी और किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सिमट गई थी। और फिर आस्था ने भी किसी की परवाह किए बिना जल्दी ही अपने सिर को अरमान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि अरमान का सीना अरमान की बाहें ही थी, जहां पर आस्था खुद को सबसे ज्यादा महसूस किया करती थी, वेल। अब आकाश ने भी रश्मि के आंसुओं को पूछा और हौसला बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो कल सुबह जब रौनक को होश आएगा तो उसे कौन संभालेगा, और उसे संभालने के लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम चलो, उसे आराम करने दो। तब आकाश ने भी रश्मि को गोद में उठा लिया और सीधा कमरे में ले आया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। वहीं अरमान की आंखों में आज कोई नींद नहीं थी। हालांकि उसने आस्था को बेड पर अपनी गोद में लेटा रखा था और प्यार से उसके सिर पर हेड मसाज दे रहा था। लेकिन बार बार टीवी पर जब डेविल किंग के बारे में बोला गया, उसकी खबर दिखाई जा रही थी कि किस तरह से डेविल किंग ने 12-13 आदमियों को काट डाला, तो उसके बाद आस्था का रिएक्शन अरमान की आंखों के सामने आ रहा था। उसे रह रहकर ये लग रहा था कि जिस दिन आस्था को यह पता चल गया कि उसका पति ही डेविल किंग है, उसके बाद क्या होगा। क्या आस्था उसे माफ कर पाएगी? कहीं आस्था उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? तो अरमान ने डिसीजन ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीते जी ये बात कभी भी आस्था तक नहीं पहुंचने दूंगा कि मैं ही डेविल किंग हूं। वहीं आस्था भी अब अरमान का साथ पाकर सुकून की नींद सो गई थी। वहीं दूसरी ओर सुमित के होटल में एक बार फिर हंगामा मचा हुआ था। रात के 2 बजे डॉक्टर राजवीर जिंदल जी, जिनका नशा अब काफी हद तक कम हो गया था, जब अपने आप को एक कमरे में बंद पाया, वह पूरी तरह से हैरान परेशान हो उठा और जोरों से चीखने चिल्लाने लगा। आखिर किसकी हिम्मत हो गई जिसने मुझे इस तरह होटल के रूम में बंद कर दिया? राजवीर जिंदल का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था और उसने उस कमरे के सभी सामान में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया था। होटल मैनेजर और बाकी स्टाफ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे हर रात अपनी बीवी को नग्न बदन करके साथ सोने की आदत थी। तो इस तरह से भला वह एक होटल रूम में कैसे सो सकता था? पिछले 20 सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वह अपनी बीवी के बिना सोया था। हालांकि अभी रात के 2:00 बजे थे और वह वहां से वापस जाना चाहता था, लेकिन सुमित ने होटल मैनेजर और बाकी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जब तक वो इस आदमी से अगली सुबह मुलाकात नहीं कर लेता, यह आदमी इस होटल से कहीं नहीं जाएगा। तो इसी वजह से राजवीर जिंदल ने पूरे होटल में हंगामा मचा रखा था, लेकिन सब लोग उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो राजवीर जिंदल हाथापाई पर उतर आया था, लेकिन होटल स्टाफ ने बाहर से दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर दिया था और उसकी हरकतों के बारे में उन्होंने सुमित को कॉल पर कॉल करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुमित उस वक्त ध्रुव और आहान के साथ था। आहान ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वे लोग उसे अपने कमरे में ले आए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आहान नशे की हालत में सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, मैंने गलती नहीं की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना नहीं छुआ। यह कहते हुए वह एक मासूम सा बच्चा लग रहा था, क्योंकि उसने रौनक को बिना उसकी इजाजत के छुआ था। भले ही रौनक को उस वक्त उसकी जरूरत थी, लेकिन रौनक नशे में थी और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वह उसकी जान बचाने के लिए किया था। लेकिन यह बात अब आहान को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। उसे लग रहा था, न जाने अब क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं सुमित इन सब चक्कर में अपना फोन अपने कमरे में ही भूल आया था। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसका फोन कितनी बार बज चुका है। आहान 1 मिनट के लिए भी सुमित और ध्रुव का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपनी कहानी सुनाने बैठ जाता और बड़बड़ाने लगता, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक ही बात वह कम से कम 100-200 बार बोल चुका था। यह सब सुनकर ध्रुव और सुमित दोनों ही पक चुके थे। फिर थक हार कर ध्रुव ने सुमित से कहा, तू एक बार आहान को पकड़ कर रख, मैं इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ, वरना ये पूरी रात ऐसे ही बड़बड़ाता रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया और हमें भी सोने नहीं देगा। ध्रुव की बातों में सुमित को सच्चाई नजर आई और उसने आहान को पकड़ लिया। फिर जल्दी ही ध्रुव ने एक छोटी सी सफेद रंग की मेडिसिन उसके मुंह में डाल दी और कुछ ही मिनटों में आहान गहरी नींद में सो गया। उसके सो जाने के बाद सुमित ने ध्रुव से कहा, अब तुझे भी आराम करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर डिंपल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे थी। उसके शरीर में बार बार कंपन छूट रही थी, क्योंकि जिस तरह से ध्रुव ने उस पर हाथ उठाया था, उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। और साथ ही अरमान सिंघानिया, सुमित और आकाश भी वहां मौजूद थे। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सीधे एंजेल से मदद मांगने की कोशिश की। वह अपने पापा को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस वक्त उनके पापा बीमार थे। हाल ही में उनकी सर्जरी भी हुई थी, तो वह उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। और उसने जो हरकत की थी उसे किस मुंह से वह बताती? लेकिन जो घटिया हरकत उसने की थी उसका भुगतान तो अब उसे करना ही था। एंजल ने डिंपल की कोई कॉल अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त अविनाश ने उसे ढेर सारे कामों में लगा रखा था। एक तो उनकी अरमान सिंघानिया के साथ मीटिंग होने वाली थी, दूसरे अविनाश अब जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। उसने फैसला किया था कि वह उस चौकीदार काका से मिलेगा जिसने आस्था को देखा था। इसीलिए उसने तय किया, मैं आस्था का स्केच बनवाऊंगा। अगर एक बार स्केच बन गया तो मैं उसे आसानी से ढूंढ सकता हूँ। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आने लगी थी। इसके लिए उसने एंजल को इस काम में इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि